प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के आपका 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम मिक्सअप प्रश्न यानी फिजिक्स के सभी प्रकार के प्रश्न जो है आपको बताए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 6 मार्च का जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा उसमें पूछे जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना एकदम नहीं भूलें। तो इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले मिलेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर, नियम, डेरिवेशन यानी न्यूमेरिकल यानी हर प्रकार के जो है मिक्सअप क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग एकदम वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड होंगे, यानी कि कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका बहुविकल्पी प्रश्नों से, जिसमें पहला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यानी आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। दूसरा ऑप्शन दिया है गुलाम प्रति न्यूटन, तीसरा दिया है न्यूटन प्रति गुलाम, चौथा दिया है जूल प्रति न्यूटन। तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका सूत्र क्या होता है? ई बराबर होता है एफ बटे में क्यू। तो आपका बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आपका गुलाम इसका मात्रक होता है, यानी कि कुलाम हो जाएगा आपका किसका? आवेश का। तो आपका क्या हो जाएगा मात्रक? न्यूटन प्रति कुलाम हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो आपका न्यूटन प्रति कुलाम। तो आपका क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी आपका जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है? वेबर। दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट प्रति मीटर, सी वाला दिया है वोल्ट मीटर, और डी वाला दिया है न्यूटन प्रति कूलम। तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा। यानी वैद्युत फ्लक्स का अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में मात्रक पूछे तो आपका वोल्ट मीटर होगा। अगला और तीसरा और थोड़ा घुमावदार प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ई बराबर जीरो वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव v की दूरी के साथ परिवर्तन होगा। यानी ई बराबर जीरो वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव v का जो है दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर दूसरा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सी दिया है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फिर चौथा दिया है v जो है v और r पर निर्भर नहीं करता है। तो जो आपका चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी ई बराबर जीरो वाले वैद्युत क्षेत्र में जो है विभव भी का दूरी के साथ परिवर्तन होगा, तो भी जो है आपका आर पर निर्भर इसमें नहीं करता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी चौथा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। यानी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है वेबर, तीसरा में दिया है वेबर मीटर, चौथा दिया है वेबर प्रति मीटर। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मात्रक क्या होता है? तो आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी एकदम जेन्युइन और बढ़िया प्रश्न होंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच करिएगा और जो है इन प्रश्नों को नोट करके एकदम अच्छे से तैयार करिएगा। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला यानी पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? यानी आपका निम्नलिखित में से इन चारों में से जो है किस मीटर का जो प्रतिरोध है सबसे उच्च होता है? अमीटर का। दूसरा दिया है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है मिली अमीटर, चौथा है वोल्ट मीटर। तो आपका सबसे उच्च प्रतिरोध जो होता है वोल्ट मीटर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही होगा। अब देखेंगे अगला यानी छठा प्रश्न, तो लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? यानी आपका लेंज का जो नियम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का, उसके अनुसार जो है इनमें से क्या सत्य है? आवेश का संरक्षण, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, सी में दिया है ऊर्जा का संरक्षण, और डी में दिया है संवेग का संरक्षण। तो जो आपका लेंज का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है इसके अनुसार आपका क्या सत्य है? तो ऊर्जा का संरक्षण, यानी कि लेंज के नियमानुसार जो है ऊर्जा का संरक्षण होता है। अब देखेंगे अगला यानी सातवां वाला प्रश्न, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। तो कांच का जल के सापेक्ष अपूर्णांक होगा, यानी वायु के सापेक्ष जो है आपका जल एवं कांच का जो है अपूर्णांक दिया है और आपका कांच का जल के सापेक्ष पूछा है। तो आप क्या करेंगे? इसको 5/3, उसके बाद आपका 4/3 जो कर देंगे तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 5/4, यानी कि कांच का जल के सापेक्ष जो अपर्तनांक आपका क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला यानी कि आठवां प्रश्न अपना, तो हाइड्रोजन परमाणु के भूतल यानी आधार ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। यानी कि आपका हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके भूतल यानी आधार में ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो कितना होता है? एच बटे पाई। बी वाला ऑप्शन दिया है एच बटे 2 पाई, सी वाला दिया है 2 पाई/एच, डी वाला दिया है पाई/एच। तो आपका हाइड्रोजन परमाणु के भूतल आधार ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है आपका क्या होता है? H/2 पाई होता है, यानी कि प्यारे बच्चों बी वाला जो आपका ऑप्शन एकदम सही होगा। अब देखेंगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, नाभिकीय बल की प्रकृति है। यानी आपका नाभिकीय बल की जो प्रकृति है वो क्या होती है? वैद्युतीय। बी में दिया है चुंबकीय, सी में गुरुत्वीय, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय बल की जो आपकी प्रकृति होती है वो इनमें से कोई नहीं होती, यानी कि ये तीनों नहीं होती है।
अब देखेंगे अगला यानी 10वां प्रश्न। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, बी वाला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी में दिया है साइक्लोट्रॉन, डी में दिया है नाभिकीय संलयन। तो आपका जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों, उसका स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत होता है प्यारे बच्चों, आपका नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही होगा। अब देखेंगे आगे के प्रश्न, यानी कि जो हमारे प्रश्न उत्तर थे, नियम थे, डेरिवेशन थे और न्यूमेरिकल थे, तो सबको एकदम मिक्सअप देखेंगे, यानी कि हर प्रकार के प्रश्न जो है इसको मिक्सअप देखेंगे इसी इसी में। यानी कि अब नंबरिंग नहीं, आपका जो विकल्पी प्रश्न है वो हो गया। अब इस प्रकार के जो प्रश्न है सभी आपके मिक्सअप होंगे। जैसे पहला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, और ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपका हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही ईजी इसकी परिभाषा होती है, और इसकी बहुत ही इजी परिभाषा बताएंगे आपको, जिससे आप एकदम आराम से जो है 2 नंबर अपना फिक्स कर लेंगे। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि आपका जो ये हो गया, मान लीजिए आपका वैद्युत द्विध्रुव है कोई ए और बी, इस पे कोई प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है मान लेते हैं आपका कितना है, डी है। तो आपका जो है इनमें से कोई एक आवेश का मान यानी कि क्यू को ले लीजिए, उसके बाद दोनों के बीच की दूरी डी, इसी को क्या कहते हैं, इसी के गुणनफल को आपका कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, और पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी। ये तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो एकदम बढ़िया से और इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न अपना, और ये है जो है आपका डेरिवेशन है, और वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है, आपका हमेशा पूछा जाता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो है अच्छी स्थिति में आपको जो है विद्युत बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। यानी कि कौन सा फॉर्मूला आपको लाना है, तो यही फार्मूला आपको लाना है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे में आर स्क्वायर। यानी कि ये जो है आपका फॉर्मूला आएगा। अब आइए इसको सिद्ध करके निकालते हैं कि इसको आपको जो है इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि आपका ए और बी ये इतना आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है, यानी जो आपका ए बी है कहाँ पर रखा है, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में। द्विध्रुव प्लस क्यू कामा माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है, यानी कि द्विध्रुव पर जो है ए पर आपका प्लस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर जो है आपका माइनस क्यू आवेश है। अब देखते हैं जिनके बीच की दूरी डी है, यानी ए और बी की जो बीच की दूरी है दोनों आवेशों के बीच की माइनस क्यू प्लस क्यू की, वो दूरी कितनी है, डी है। अब आगे देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आपका मध्य बिंदु है, इससे जो है आर दूरी पर क्या है आपका कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर हम माने तो प्लस क्यू आवेश से जो है पी की दूरी कितनी होगी, प्लस क्यू आवेश से जो है पी की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आर है और इतनी दूरी आपकी डी है, तो आर में से डी घटा देंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, प्लस क्यू से आपका पी की दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस डी बटे 2 हो जाएगी। यानी कि आर माइनस डी बटे 2 हो जाएगी, क्योंकि डी का आपका आधा है, क्योंकि ये डी का आधा आपका है। अब देखेंगे माइनस क्यू आवेश से जो पी की दूरी है कितनी हो जाएगी, तो माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी हो जाएगी, डी पूरा है, ये डी इतना है और यहाँ से यहाँ तक आपका आर है, तो ये आपका हो जाएगा आर प्लस का डी बाई 2 हो जाएगा। यानी कि तब इसी प्रकार से आप जो है शुरू में लिखेंगे पहले, यानी जब भी आपको डेरिवेशन आएगा तो आपने क्या क्या किया है उसमें, यानी कि फिगर जब बनाएंगे तो आप उसको लिखेंगे पूरा डिटेल में, जिससे एग्जामिनर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको पूरे 5 नंबर दे। उसके बाद जो है आप डेरिवेशन को पूरा हल करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। तो हमने जो है सभी मान निकाल लिए थे कि आवेश जो आप था प्लस क्यू से दूरी और जो है आवेश माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी। तो अब देखेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो है वैद्युत विभव V1, यानी आवेश प्लस क्यू के कारण जो है बिंदु पी पर आपका वैद्युत विभव V1 होगा। V1 बराबर आपका वही फार्मूला वैद्युत विभव वाला लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि आपका के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बोला था, ब्रैकेट में क्यू बटे में आर माइनस डी बटे 2। अब दूरी आपको बताया गया था कि आर माइनस डी बटे 2 होगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरा देखेंगे आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो है वैद्युत विभव V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और माइनस क्यू है तो आगे माइनस ब्रैकेट में क्यू बटे में आर प्लस का डी बटे 2। वहां पर हमने आपको दूरी बताया था कैसे होता है, आर माइनस डी बटे 2 कैसे आ रहा है और आर प्लस डी बटे 2 कैसे आ रहा है, इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे। अब चूंकि बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, परिणामी वैद्युत विभव, यानी कि दोनों का जो परिणामी होगा V उसको मान लेंगे और V बराबर आपका करेंगे V1 प्लस V2। उसके बाद सबका मान जो है उसी तरह से रख देंगे। V बराबर आपका V1 का मान क्या था, 1 बटे में यहाँ से देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के,
क्यू ब्रैकेट में क्यू बटे में आर माइनस डी बटे टू, तो आपका मान यहाँ पर ला के रख दिया V1 का। उसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस लगा देंगे। उसके बाद आपका V2 का मान रखेंगे, तो 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ब्रैकेट में आपका आर प्लस का डी बटे टू, तो आपका V1 प्लस V2 का हमने मान जो है एग्जैक्ट रख दिया। अब एकदम इजीली आपको भिन्न का जैसे जोड़ घटाना होता है उसी तरह से सॉल्व करना रहेगा। तो V बराबर आपका यहाँ से देखेंगे दोनों जगहों से Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बटे में आर माइनस डी बटे टू बचेगा। यहाँ पर Q कॉमन ले लेंगे, तो फिर माइनस, यानी कि ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस। यहाँ पर बचेगा 1 बटे में आर प्लस का डी बटे टू। उसके बाद जब इसको भिन्न वाले जोड़ घटाने पर हल करेंगे तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में आपका इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो r माइनस डी बटे टू हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में r प्लस का डी बटे टू। अब यहाँ से r माइनस डी बटे टू कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, r प्लस डी बटे टू माइनस। अब यहाँ से r प्लस डी बटे टू कटेगा तो बचेगा r माइनस डी बटे टू। अब इन दोनों को जब आप खोलेंगे यानी कि r प्लस डी बटे टू हो जाएगा माइनस r, और ये माइनस जब इसको करेगा तो प्लस कर देगा डी बटे टू। तो r से आपका हो जाएगा r कैंसिल, और डी बटे टू, और डी बटे टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, यानी कि आपका सिर्फ d बचेगा, क्योंकि आधा आधा जब भी जोड़ेंगे तो आपका 1 हो जाता है। तो आपका नीचे क्या बचेगा, v बराबर q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के d बटे में r माइनस का d आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में डी बटे दो का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो v बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि q यहाँ से अंदर लेते चलेंगे, यानी q इंटू डी कर देंगे इसको अंदर ले जा करके। तो p बराबर आपका, हमने ऊपर एक क्वेश्चन बताया था जब आपको पहला वाला, तो उसमें बताया था p बराबर आपका q इंटू डी होता है। तो यहाँ पर p कर देंगे, उसके बाद आर स्क्वायर माइनस डी बटे दो का होल स्क्वायर। अब देखेंगे, अब इसको आपको डी बटे दो का होल स्क्वायर जो है इसको खत्म करना है, क्योंकि यहाँ हमें फॉर्मूले में क्या लाना था, ई बराबर माफ करिए v बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे में आर स्क्वायर लाना था। तो डी बटे दो को जो है हमें गायब करना पड़ेगा जो होल स्क्वायर है। तो डी बटे दो जो है यदि बहुत छोटा हो, यानी कि डी बटे दो है बहुत छोटा हो आर से, तो डी बटे दो का होल स्क्वायर को आर की स्क्वायर की तुलना में क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो नगण्य मान लेंगे जब, तो आपका क्या बचेगा, v बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे में आर स्क्वायर वोल्ट। लेकिन हमें क्या करना है, के को भी गायब करना है। यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तो के बराबर आपका क्या होगा, 1 होगा। यानी कि अगर यदि वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका वायु अथवा निर्वात में स्थित होता है तो के का मान आपका 1 होता है, तो के का मान 1 रख देंगे यहाँ पर। तो v बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में p बटे में आर स्क्वायर वोल्ट हो जाएगा। तो यही जो है आपका अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होगा, और यही जो है आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो है 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एकदम इजीली इसी तरीके से जो है, जैसे हमने लिख करके बताया कि शुरू में आपको जब फिगर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे और कैसे डेरिवेशन एकदम स्टेप वाइज करेंगे, ताकि एग्जामिनर जो है आपको 5 में से पूरे 5 नंबर दे। और इस पे जो है आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। ये जो फॉर्मूला हमने बताया, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो आप लोगों को इसका मात्रक भी बोल्ट बता दिया, तो आप सब कुछ इससे एक ही टॉपिक से जो है आप अटैच करके तैयार कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला यानी तीसरा प्रश्न, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। यानी आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आपका 2 से 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे आप कैसे, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि क्या होता है अनुगमन वेग आपका, तो वह वेग होता है जिनके द्वारा चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनों से टकराते हुए वह यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र में जो है प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे जो है अपवहन वेग भी कहते हैं और अनुगमन वेग भी कहते हैं। यानी कभी कभी आपसे पूछ देता है अपवहन वेग क्या कहते हैं, तो अपवहन वेग भी वही होगा और अनुगमन वेग भी वही होगा, और इसकी जो आपको परिभाषा होगी यही होगी। और इससे जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछेगा बस आप इतना लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर जो है 2 नंबर दे देगा। अब देखेंगे अगला यानी कि चौथा वाला प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। यानी आपका जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसमें लेंज का नियम क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और हमेशा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो लेंज का नियम है उसे आप कैसे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो लिखेंगे। तो लिखेंगे किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसे वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। यानी कि आपका जो किसी
परिपथ में जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यानी जो आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है अथवा प्रेरित धारा, यानी कि प्रेरित धारा और प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, यानी कि जो दिशा इनकी होती है उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह खुद ही उत्पन्न होती है। यानी कि जो आपका वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की जो दिशा होती है सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो खुद उत्पन्न होती हैं, और इसे ही जो है लेंज का नियम कहते हैं, यानी कि इसी को ही आपको लेंज का नियम कहते हैं। और इसको हमने आपको बताया था कि ये किसका संरक्षण करता है, तो आपका ऊर्जा का संरक्षण करता है। यानी कि आपका 1 नंबर का बहुविकल्पी में भी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम जो है किसका संरक्षण करता है, तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा का संरक्षण करता है। और बाकी आपसे जब भी इसके बारे में पूछे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है, तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे, किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है पूछेगा 6 मार्च के फिजिक्स के पेपर में, तो लिखेंगे। अब देखेंगे अगला यानी 5वां प्रश्न, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम की विद्युत क्षेत्र में है, यानी कि ई का मान आपको मिल गया, विद्युत क्षेत्र बोल दिया, तो 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 गुणे 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी टाउ का मान आपको दिया है, थीटा का मान दिया है। तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि आपको मान किसका ज्ञात करना है, पी का ज्ञात करना है। तो आइए अब आपको न्यूमेरिकल जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप इसे कैसे लिख करके हल करेंगे जिससे जो है एग्जामिनर बढ़िया से बढ़िया नंबर दे। तो न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल मिले तो आप देखें कि आपको दिया क्या क्या है और हल करते समय लिखें दिया है। यानी कि जब भी हल करें न्यूमेरिकल किसी प्रकार का तो आप सबसे पहले लिखें दिया है। मैथ में भी ऐसे ही करें और फिजिक्स में भी ऐसे करें और केमिस्ट्री में भी। तो सबसे पहले लिखें दिया है। आपको दिया क्या है, ई बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि बोला था 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में है। तो ई का मान आपको दिया है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, और थीटा का मान यानी कोण पर रखा गया है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। उसके बाद आपको टाउ का मान दिया है, यानी बल आघूर्ण का मान, यानी टाउ जिससे बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपका टाउ से। तो टाउ बराबर आपका कितना दिया है, 6 गुणे 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर। उसके बाद आपको निकालना क्या है, यानी पी का मान जो है हमें ज्ञात करना है, यानी कि यही जो है हमें ज्ञात करना है। तो आप आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रहना चाहिए, फार्मूला। तो आपका फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, यानी कि टाउ बराबर आपका पी साइन थीटा फार्मूला होता है। तो हमें निकालना तो पी का मान है, तो इन सबको इधर लेते चले जाएंगे। तो आपका पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा टाउ बटे में ई साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टाउ इधर रहेगा और ये इतना हिस्सा इसके नीचे चला जाएगा, तो ई साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का आपको मान पहले ही बता देते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। यानी कि जो आपका साइन 30 डिग्री होता है उसका मान होता है 1/2। अब आगे देखते हैं, तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, टाउ का मान कितना दिया था, तो यहाँ पर देखेंगे 6 गुणे 10 के पावर -24, तो टाउ का मान रख देंगे 6 गुणे 10 के पावर -24, और ई का मान आपका दिया था 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 गुणे 1 बटे आपका 2 हो जाएगा। अब जो ये आपका पावर है, यानी कि 10 के पावर 5 जो आपका पावर है, इसको आप जब भी ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, यानी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगी। तो आपका 10 के पावर -5 पावर हो जाएगी, गुणे आपका 10 के पावर -24 पावर थी, और 6 आपका पहले से ही था, और 1/2 है, इसको भी आप ऊपर लेके चले जाएंगे क्योंकि ये जो है आपका ऊपर ही गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये क्या आपका हो जाएगा 12, 6 गुनी 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस पावर है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 के पावर -29, यानी 12 गुणे 10 के पावर -29 कूलम मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चाहेंगे तो एक जो है यहाँ पर दशमलव अगर इधर लेके जाएंगे तो आपका जो है पावर एक यहाँ से घट जाएगी, यानी कि 1.2 गुणे 10 के पावर -28 हो जाएगी, क्योंकि दशमलव आप इधर ले जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, इधर 10 के पावर 1 बढ़ेगा, और ये 10 के पावर -29 था और ये +1 होगा तो घटेगा, तो आपका क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आपका अगर कभी कभी क्या होता है ऑप्शनल में पूछता है तो आपका आंसर इतना दिया रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस पावर इधर उधर अगर आप कर देंगे तो जो है आपका काम हो जाएगा, यानी कि पावर आप करेंगे तो हो जाएगा। बाकी आपको जब भी न्यूमेरिकल पूछे तो आप सबसे पहले दिया है क्या क्या आपको इसको देखें, उसके बाद आपको क्या निकालना है उसको देखें, और एक बात आपको फॉर्मूला एकदम बढ़िया से लर्न करना है, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड अगर आप लोगों को फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम फिजिक्स के जितने फॉर्मूले हैं उसका भी वीडियो आपको बना करके दे देंगे। आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको हर प्रकार के टॉपिक का वीडियो बना करके इस चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल इसी प्रकार से जो है हल करिएगा। बाकी आज की क्लास में जो है इतने वीडियो क्वेश्चन थे जिनको हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको एकदम मस्त लगी होगी, ज़बरदस्त लगी होगी, और आप लोग जो है अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे होंगे। और आप लोग जो है इस सभी जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, यानी बहुविकल्पी या न्यूमेरिकल हो, आप
आपके एक जो बताया गया है और आपका जो नियम एक लेंज का नियम बताया गया है या फिर विद्युत विभव का जो सूत्र आपको बताया गया है निगमन का, उन सभी प्रश्नों को एकदम आप बढ़िया से तैयार करिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो आपको 1% की भी दिक्कत ना हो, यानी कि आप एकदम आसानी से हल कर पाएँ। ताकि ये नहीं कि आपको कन्फ्यूजन हो कि कैसे करना है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, यानी जो कि आपके 4-5 साल लगातार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को बताया जा रहा है। तो आप लोग इन प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे।